साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आज हिंदी कहानी पाठ के लिए हमारे बीच में श्री प्रकाश मिश्र जी और युवा कथाकार आशुतोष जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आप दोनों ही रचनाकारों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत संक्षेप में आप दोनों ही रचनाकारों का मैं परिचय करवा देता हूँ। श्री प्रकाश मिश्र जी हिंदी के वरिष्ठ कथाकार, कवि और आलोचक हैं। आपकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं: मौन पर शब्द, शब्द के बारीक तारों से, जैसे होना एक खतरनाक संकेत, ये आपके कुछ कविता संग्रह, जहां बांस फूलते हैं, मिजो जनजाति की पृष्ठभूमि पर उपन्यास, रूप तिल्ली की कथा, खासी जनजाति की पृष्ठभूमि पर उपन्यास, जो भुला दिए गए, चौरी चौरा कांड की पृष्ठभूमि पर, सर्पमणि की चूर्ण चमक, 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि पर। इसके साथ ही यह जो आ रहा है हरा, यूरोप के आधुनिक कवि, युग की नब्ज, आपकी आलोचना की कुछ पुस्तकें। आंखों का आलोक शीर्षक से शुभा मुखर्जी की बांग्ला कृति का आपका अनुवाद प्रकाशित है। आपको रामविलास शर्मा आलोचना सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मान प्राप्त हैं। आप साहित्यिक पत्रिका उन्नयन का पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से संपादन कर रहे हैं। हिंदी कथा जगत में भारत के पूर्वोत्तर को उपस्थित करने के लिए आपकी विशेष ख्याति है, आपको पूरा श्रेय जाता है। मैं आदरणीय श्री प्रकाश मिश्र जी का साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशुतोष युवा हिंदी कथाकारों में अपनी अपूर्व भाषा और कथा शैली के लिए विशिष्ट पहचान रखते हैं। आपका कहानी संग्रह मरे तो उम्र भर के लिए भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ और प्रकाशित होते ही काफी चर्चा में आ गया। आपने गोरखपुर दूरदर्शन की हिंदी टेलीफिल्मों सोच, छपरहिया और उड़ गई मैना की कथा, पटकथा और संवाद लिखे हैं। लखनऊ दूरदर्शन की मशहूर डॉक्यूमेंट्री नगर कथा की 2 किश्तों का आपने शोध और आलेखन किया है। आपने कई भोजपुरी फिल्मों की कहानियां लिखी हैं। मैं आशुतोष जी का भी साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब मैं आमंत्रित करूंगा रचना पाठ के लिए आदरणीय श्री प्रकाश मिश्र जी को। कहानी का शीर्षक है प्रेत पुतले। पांग्यांग गांव पर रात गहरा गई थी। बर्फीली हवा में बजती टहनियों की आवाज़ बहुत डरावनी लग रही थी। जितेंद्र ने घर के बाहर पांव रखा तो भूल गया कि उसे किस दिशा में जाने के लिए कहा गया था। इतना जरूर याद था कि 9 बार 9 कदम चलना है। उसी को याद करता वह नाक की सीध में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलने लगा। हाथ में बांस की पन्नियों से बनी एक छोटी सी तश्तरी थी जिसमें आटे के 4 पुतले रखे हुए थे, मानवीय आकृतियों के। बिना दाएं बाएं देखे नाक की सीध में चलकर उन्हें गांव के घूरे पर रख देना था जो गांव के बाहर हर तरफ थे। फिर मुड़कर उसी तरह नाक की सीध में चलकर घर लौट आना था, रास्ते में बिना किसी से बात किए। वह सधे कदमों से चलता जा रहा था और गिन रहा था 1 2 3। 9 तक पहुंचने के बाद उसने सोचा कि वह फिर 1 2 3 से शुरू करे, पर डर गया कि यह भला कैसे याद रख पाएगा कि कितनी बार 9 की संख्या तक चल पाया। इसलिए उसने 10 11 12 गिना। यूं उसे विश्वास नहीं था कि 81 तक गिनती उसे सही आती है, लेकिन तब और कोई चारा भी नहीं था। कुछ और कदम चलने के बाद उसे लगा कि वह किसी अंधेरे की खो में घुसा जा रहा है। हो न हो रात का जबड़ा है वह। यदि रात ने उसे बंद कर लिया तो वह हमेशा के लिए उसमें फंस जाएगा। वह कोई मच्छर तो है नहीं कि सुरमा के मुंह से निकल पाएगा। तश्तरी पर रखे पुतले इसी तरह की किसी खामोश अंधेरी डरावनी जगह से आए प्रेतों की अनुकृति थे जिन्होंने जितेंद्र पांग्यांग की युवा माँ को बीमार कर एकदम से बूढ़ी बना दिया था। इन पुतलों को बनाया था कई कोस की दूरी पर स्थित बौद्ध मठ से आए लामा ने
बड़े भाई ने कहा था कि 9 बार की कदम अंधेरी रात में उत्तर पूर्व की ओर चलकर गांव के किसी घूरे पर फेंक आने के लिए, यदि वो अपनी माँ को सही सलामत देखना चाहता था। भाई उसे फेंकने स्वयं नहीं गया। जिसके यहाँ वह पंधुआ मजदूर का काम करता था, उसके घर पर रात को सोना बहुत ज़रूरी था। इसलिए जितेंद्र को समझाया था कि जरा सी भी गलती हुई तो सारा अनुष्ठान बेकार चला जाएगा। और देख ही रहे हो अनुष्ठान में कितना खर्च हुआ है। घर की एकमात्र सोने की चीज़ बाबा के दांत का पत्थर देना पड़ा है। माँ की हालत कितनी ख़राब है, अनुष्ठान करने में कितनी परेशानी हुई है। इसीलिए वह पूरी सावधानी बरत रहा था, तो भी लगता था कि कहीं कोई गलती हो रही है। वह प्रेत के जबड़े में कसा जा रहा है। उससे मन हटाने के लिए उसने कदमों को गिनने पर चित्त एकाग्र किया, लेकिन तब लगा कि इस एकाग्रता के कारण ही कुछ गलती हो रही है, जबकि वह कोई गलती करना नहीं चाहता। माँ पीड़ा से करा रही थी। वह पिछले 7-8 महीनों से बीमार थी। ज्वर निरंतर जकड़े रहता था, जिसके ताप में वह जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहती थी। गला सूख कर कांटा हो गया था, जिससे वह माड़ तक नहीं पी पा रही थी। पिता पास के गांव में पढ़ाते थे। पास इसलिए कि उस गांव और इस गांव के बीच कोई और गांव नहीं था। दोनों के बीच में एक पहाड़ी थी और एक नदी। वैसे कौवा उड़ान की दूरी कुल 10 कोस की थी, लेकिन उस पहाड़ी और नदी को पार कर जाने में कई दिन लग जाते थे। रात में शरण गुफाओं में लेनी पड़ती थी, जहाँ हिम भल्लुक और चितांग टहलते रहते थे। इसलिए साल में एक आध ही बार कोई वहाँ से वहाँ आता जाता था। पिता साल में सिर्फ एक बार आते थे, जब पूरे गांव के बच्चे को पढ़ाने के एवज में इतना अनाज मिल जाता था कि वे 4 घोड़ों पर लदवा कर यहाँ ले आ सके। इसी से यहाँ 3 प्राणियों का भोजन चलता था। उनकी अक्सर इच्छा होती थी कि वे पूरे परिवार को लेकर उसी गांव में अस्थायी रूप से बस जाएं। इस गांव में रखा ही क्या था कि उसके मुंह में ये लोग यहाँ पड़े रहें। पर वहाँ जनजातियों की व्यवस्था बड़ी विचित्र थी। वे दूसरे जनजाति के लोगों को अपने बीच में बसाना नहीं चाहते थे और चाहते थे कि कोई भी अधिक दिनों तक उनके यहाँ न रहे। लेकिन तब यह गांव के बच्चों के पढ़ाने के लिए कोई और आदमी नहीं मिल रहा था। अब उनके पढ़ाए कुछ बच्चे तैयार हो रहे थे और जैसे ही उनमें बच्चों की पढ़ाने की योग्यता आ जाएगी, उम्मीद है कि उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ेगा। कई वर्ष तक माँ अपने छोटे से खेत पर अपने दोनों बच्चों के साथ काम करती रही, लेकिन उससे होता हवाता कुछ नहीं था सिवाय ठीक से समय बीत जाने के। लेकिन इस साल जो प्रेत ने उसे पकड़ा तो उसे खेत पर जाना बंद कर दिया। बड़ा बेटा बित्तन आरूम के खेतों पर जाने लगा, आरूम के घर पर रहने लगा, तो वहीं उसके भोजन की व्यवस्था भी हो गई। पर माँ का कष्ट बढ़ता गया। बित्तेन जितेन पिता का इंतज़ार करते रहे कि वे आएंगे तो दवा की व्यवस्था करेंगे, लेकिन इंतज़ार बेईमानी थी। सभी जानते थे कि वे साल में एक ही बार आते हैं और उसमें अभी कई महीने बाकी हैं। लेकिन जब हालात बेकाबू हो गई तो आरूम का ध्यान गया और बित्तेन को लेकर ढोलवा मच गया। 3 दिन जाने में लगे और 3 दिन आने में। बड़ी मुश्किल से एक लामा आने को तैयार हुआ। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि दक्षिणा में कुछ सोना जरूर मिलेगा, हालांकि उसने मुंह खोलकर कुछ नहीं मांगा। लामा अपना सर्वोत्तम गेरुआ चोंगा पहन कर आया। उसके किनारे सुनहली रेशम से तागी गई थी। सिर पर ऊंचा हैट था। पाँव के कपड़े का लाल बूट। झाड़ फूँक के दौरान वह बूटों समेत ही तख्ता पर पालथी मारकर बैठा। मरीज ने उसकी हालत पूछने या नाड़ी देखने के बजाय अपने पीले कपड़े में लपेटे कागज़ पर लिखे धर्म सूत्रों को खोला, आंखें आधी बंद कर ली और ध्याननिष्ठ हो गया।
फिर सूत्रों को पूरे आरोह अवरोह के साथ उच्चारित करने लगा। बीच बीच में डमरू बजाने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर लोग इक्का दुक्का कर आने लगे और देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उसके मंत्रोच्चारण को लोग पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर सुनने लगे। हालांकि उसका एक भी शब्द नहीं समझ पा रहे थे सिवाय जय धम जय बुद्ध के। जितेन को लगा कि कोई खूसट बिल्ला नाक बजा रहा है, ओठ हिला रहा है और इस तरह वातावरण को पूरी तरह रहस्यमय बनाता जा रहा है। इस बीच जितेन पूरे गांव में घूमकर कोई सेर भर जौ का आटा और सेर भर ही यहाँ का घी इकट्ठा कर लाया। कई बार मंत्र पढ़कर डमरू बजाने के बाद लामा ने मंत्र पढ़ते हुए ही आटे को घी में गूंधा, उन्हें विभिन्न आकृतियों में डाला और तरह तरह के रंग पोत दिए। देखने वालों ने बताया कि प्रेत हूबहू ऐसे ही होते हैं, बस लंबाई चौड़ाई में आदमी से थोड़े बड़े होते हैं। जितेन ने कई लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने वाकई प्रेत देखा है, लेकिन लोगों ने जवाब देने की जगह उसे धमका दिया कि जो प्रेत देखता है उसकी हालत उसकी माँ जैसी हो जाती है। जितेन सहम गया। वह तो यह जानकर कि उन्होंने प्रेत देखा है जिनके प्रति अतिरिक्त श्रद्धा व्यक्त करना चाहता था, अपनी माँ जैसा बीमार थोड़े ही देखना चाहता था। आटे के पुतले बनाकर लामा ने उन्हें उसकी माँ के कई अंगों से छुआया। फिर मंत्र सिद्ध जल की बूंदें उसके माथे पर छुआ कर कहा, प्रेतों की आत्मा पुतले में आ गई है। खूब रात हो जाने पर 9 बार 9 कदम उत्तर पूर्व की दिशा में चलकर गांव के बाहर घूरे की ओर फेंक आना, माँ चंगी हो जाएगी। उसके बाद वे गांव के सबसे समृद्ध आदमी के यहाँ रहने चले गए। जितेन उन्हीं प्रेत पुतलों का उत्थापन कर रहा था। अपने मालिक के यहाँ सोते जाते समय जितेन से कहा था, डरोगे तो नहीं? डरने की क्या बात है, ये सही में थोड़े हैं, आटे के हैं। सही में क्यों नहीं है? लामा ने माँ के शरीर से निकाला है, इतने सारे। जितेन ने चपतिया दिया। जितेन के बाल खड़े हो गए। 81 कदम पूरा होते ही वह रुक गया। रात और गहरा गई थी। लगता था वह पूरी तरह प्रेत ही हो गई है। उसने पुतलों पर एक गहरी दृष्टि डाली। एक गुस्सा इसके सीने में भर गया। उन्होंने मेरी माँ को जकड़ रखा है, जाओ सालो, भागो यहाँ से। हाथ हिलाकर उसने उन्हें उतनी दूरी पर फेंक दिया जितनी दूर वह फेंक सकता था। वह लौट आया और माँ के पास बैठ गया। उसके गाल पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, मैंने प्रेतों को फेंक दिया है, अब तुम ठीक हो जाओगी। माँ ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर रख दिया और कहा, अच्छा किया, बहुत अच्छा। फिर उसने एक गहरी और लंबी सांस ली और इस तरह से मुस्कुराई कि जैसे वह भारी बोझ उसके शरीर और आत्मा में उतर गया है। उसके बाद माँ की तबीयत दिन प्रतिदिन बेहतर होती चली गई। उसके चेहरे पर शांति आ गई और पूरा घर खुशी में डूबा लगने लगा। जितेन भागा भागा गांव के मैदान में जाता और यहीं 2-4 कलैया लगा आता। लेकिन एक दिन उसका उत्साह भंग हो गया। जितेन ने पूछा, पुतलों को कहाँ फेंका था? क्यों? वहीं जहाँ तुमने कहा था। लेकिन कहाँ? वहीं 81 कदम चलकर दक्षिण पूर्व के घूरों पर। तुमने सब चौपट कर दिया। दक्षिण नहीं, उत्तर पूर्व में फेंकना था। जितेन पहले अवाक रह गया, फिर कहा, लेकिन माँ तो ठीक हो गई है। कितने दिन? तुम्हारी मूर्खता से वह फिर बीमार पड़ेगी। जितेन की हवा खिसक गई। वह उदास हो गया। काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद कहा, हम लामा को फिर बुलाएंगे। लामा को फिर बुलाएंगे? लामा को बुलाना इतना आसान है क्या? वह सीधे सीधे खर्च नहीं मांगता, लेकिन पता कर लेता है कितना मिलेगा, तभी आता है। जितेन रो पड़ा। उसे आश्वस्त करते हुए जितेन ने कहा, ठीक है, तुम्हारी क्या गलती? बड़ा होकर मैंने यह काम तुमसे कराया, माँ से मत कहना। जितेन थोड़ा आश्वस्त हुआ तो कहा, आजकल एक लामा गांव में रहता है,
उससे एक दिन मैं झाड़ फूँक करा लेता हूँ। बितेन चौंका। बात तो सही है, एक लामा महीनों से यहाँ रह रहा है। आए दिन किसी न किसी के घर से प्रेत पुतले निकाले जाते हैं। यह तभी से हो रहा है जिस दिन जितेन ने पुतले फेंके थे। वे किसी घूरे पर दिखाई नहीं दिए थे तो क्या उड़कर लोगों के भीतर बैठ गए, जो अब एक एक कर बीमार पड़ते जा रहे हैं। आवेश में आकर वो बोल पड़ा, हाय जितेन, तुमने क्या कर दिया। उस दिन से जितेन बहुत उदास रहने लगा। माँ जरा सा भी असहज होती तो लगता उसकी गलती असर करने वाली है। वह भीतर तक हिल जाता। माँ को कम से कम देखना पड़े, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर रहने लगा। लेकिन बितेन ने घूम फिर कर गौर किया कि घूरे पर फेंके जाने वाले प्रेत पुतले 1-2 दिन के बाद गायब हो जाते हैं। क्या वे चलकर किसी दूसरे स्वस्थ आदमी में प्रवेश कर जाते हैं? कहीं इसीलिए तो नहीं कि गांव के लोग धड़ाधड़ बीमार पड़ते जा रहे हैं। काफ़ी सोचने के बाद उसने तय पाया कि हो न हो यह लामा की कोई चाल है। एक का पुतला दूसरे में प्रवेश करा पैसे बना लेता है, पर क्या किया जा सकता है, भला कौन उसकी बात पर पतियाएगा। एक दिन जितेन वैसे ही अपने उदासी लिए निरुद्देश घूम रहा था कि उसका हम उम्र देवरा पांग्यांग मिल गया। वह गांव के अंतिम पूर्वी छोर पर रहता था। उसने कहा, सुना है तुम बहुत बहादुर हो, आधी रात को प्रेत पुतलों को गांव के बाहर फेंक आते हो। जितेन की उदासी थोड़ी टूटी, अपने पर रश्क हो आया। कहा, और क्या, पांग्यांग का लड़का 7 साल में जवां मर्द हो जाता है। जिनके माँ बाप होते हैं वह न कहकर देवरा उदास हो गया। उसकी उदासी से जितेन की उदासी पुनः लौट आई, बल्कि देवरा की उदासी में डूब गई। देवरा के माँ बाप कौन थे पता नहीं। सुना है उसके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही वे मर गए। उसका नाम भी देवरा इसी कारण पड़ा, देवरा यानी पिशाच जो आदमियों को खा जाए। गांव बूढ़ा ने उसे पाल लिया। घारी यानी पशुओं के बांधने के स्थान में थोड़ी जगह दे दी, उसी में रहता था और दिन रात उसके जानवरों को सहेजता था। शाम को जो घर में खाने के बाद बचा रह जाता था उसे दे दिया जाता था। उससे कभी पेट भरता था और कभी नहीं, पर कोई चारा नहीं था। जितेन ने कहा, दुखी क्यों होते हो दोस्त? लोग कहते हैं कि एक दिन घूरे के भी दिन बहुरते हैं। वह हंसा, इसीलिए तो मैं रोज़ घूरे घूरे घूमता हूँ। जितेन ने कहा। जितेन ने हंसा नहीं, पूछा, क्यों? देवरा ने कोई जवाब नहीं दिया। दूर आसमान में देखता रहा। काफ़ी देर बाद उधर से एक लंबी पूंछ वाली फाख्ता एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गई। देवरा ने जितेन की ओर देखा, आंखें मिली तो कहा, मैंने चिड़िया मारी है, रात में पकाऊंगा, खाने का मन हो तो घारी में आ जाना। इच्छा तो नहीं थी, फिर भी रात होने पर वह देवरा की रिहाइश की ओर बढ़ा। उसे अपनी रिहाइश में देखकर देवरा को इतनी खुशी हुई, कहा, देखो हड़िया में फाख्ता चढ़ा है। उस चढ़ी हड़िया को देखकर जितेन को क्षुधा महसूस हुई। हड़िया का खदबदाना बंद हुआ तो देवरा ने उसे उतार कर थोड़ी देर तक ठंडा होने दिया, फिर बांस के कोपड़ों पर परोस दिया। खाद्य पदार्थ थोड़ा ही था और अलाव की बुझती आग की रोशनी में स्पष्ट दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। फिर भी उसे खाकर दोनों बड़ा तृप्त अनुभव करने लगे। जितेन ने कहा, कैसा फाख्ता था जी कि एक भी हड्डी नहीं मिली? देवरा ने कहा, मैंने चुन चुन कर पहले ही निकाल दिया था। कोमल मांस खाते वक्त मुंह में हड्डी आ जाए तो जायका जाता रहता है। हाँ जी, कोमल तो बहुत था, पूरी तरह घी में डूबा हुआ, लगता था कि घी का ही मांस है। इतना घी तुम्हें कहाँ मिला? बस ऐसे ही मिलता है सब। जितेन बहुत खुश घर आया और सो गया। कई दिन बीत गए।
एक दिन देवरा मिला तो जितेन ने पूछा, तुमने फाख्ता फिर नहीं मारी? देवरा थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, बरसात में दिखते ही नहीं। मारना तो मुझे ज़रूर बुलाना, जितेन ने कहा, और फिर दोनों खेलने में लीन हो गए। महीनों बीत गए। एक दिन देवरा भागा भागा आया और बोला, फाख्ता मारी है, रात में खाऊंगा, आना। रात में जितेन गया तो दोनों ने मिलकर खाया। दोनों ने इधर उधर की तमाम बातें की। फिर जितेन ने कहा, कल लामा आया था, सुना है 1 हफ्ते बाद फिर आएगा। हाँ ठीक है, तभी फाख्ते आएंगे। क्यों, जब लामा आता है तभी आते हैं? मुझे तो यही लगता है। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। फिर देवरा पास आया और कान में कुछ कहने को उत्सुक हुआ। जब लगा कि जितेन उसकी फुसफुसाहट सुनने के लिए तैयार है तो कहा, भला मैं फाख्ता क्या खाकर पकड़ूंगा? क्यों, जो तुमने खिलाया था, क्या तुमको लगता है कि वह फाख्ता ही था? तुमने तो यही कहा था ना? था तो नहीं? क्यों, पहले कभी फाख्ता खाया है? नहीं, तभी तो। फाख्ता घी के बूंदे नहीं होते। तब वो क्या था, तुम ही बताओ। ये आटे वाले प्रेत थे। जितेन ठक हो गया। खाली दिमाग में कुछ देर बाद बातें आने लगी तो कहा, अब हमें प्रेत रस लेंगे। देवरा ने तुरंत कहा, क्यों, मैं कब से खा रहा हूँ, क्या कभी प्रेत ने घसा? बात तो सही थी। जितेन काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर कहा, तुम देवरा हो पिशाच, तुम्हें प्रेत कैसे पकड़ेगा? खाया तो तुमने भी है, तुमको भी तो नहीं पकड़ा। जितेन अवाक रह गया। फटी फटी आंखों से उसे देर तक देखता रहा। फिर कहा, जब पकड़ेंगे फाख्ता, अब पकड़ेंगे फाख्ता। क्यों, डर गए हो? अरे वे प्रेत हैं, सचमुच के नहीं। जितेन बड़ी उलझन में पड़ गया। जब भाई ने उसके उत्थापन के लिए कहा था, तब उसने भी कहा था कि डरने की भला क्या बात है, ये सचमुच के थोड़े हैं, आटे के हैं, यही बात सही है। जितेन को बता देना चाहिए। उसने देवरा से विदा ली और चल पड़ा। नमस्कार। कहानी का शीर्षक है पिता का नाच। यूँ तो वह समय सुबह का था, पर नंदू को उनके बड़े बेटे जग्गी और छोटे सत्तू ने इतने सख्त लहजे में धमकाया कि झोपड़े के आसपास का समय गर्म दोपहरी में बदल गया था। नंदू हतप्रभ थे। दोनों बेटे उनकी ऐसी तैसी कर उनकी ही कमाई से खरीदी गई स्कॉर्पियो से धड़धड़ाते हुए निकल गए। नंदू के नाचने गाने को लेकर उनके बेटों का यह रवैया आम बात है, पर आज जिस तरह से वे उनके साथ पेश आए, इतने की उम्मीद नंदू को नहीं थी। पर नंदू तो नंदू हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, चाहे दुख पड़े या सुख, वे सिर्फ गाएंगे और नाचेंगे। तुरंत ही सब कुछ भुलाकर उन्होंने खंजड़ी उठाया और एक चैता शुरू किया कि सोवत पिया के जगावे ओ रामा कोयल बड़ी पापी। नंदू गरीब माँ बाप के इकलौते बेटे थे। बचपन से ही उनको गाने का शौक़ था। भैंस की पीठ पर बैठकर जब वे मुक्त कंठ से आलाप लेते, तब ऐसा लगता कि वह भैंस की पीठ नहीं, बादशाह का दरबार हो और वे खुद नंदू नहीं, तानसेन हो। गाने के इसी जुनून के चलते नंदू एक बार घर से भागकर एक नाच पार्टी में शामिल हो गए। कुछ दिनों की ज़रूरी प्रशिक्षण के बाद वे पक्के नचनिया भी हो गए। बेतिया के राम उजागिर बाबू की बेटी की बारात में वे पहली बार पूरे मेकअप के साथ स्टेज पर उतरे। खिलता हुआ नाक नक्श, होठों में फंसी हुई आधी हंसी ने घराती बराती सभी के ऊपर कहर डाल दिया। नगाड़े और हारमोनियम की जुगलबंदी में नंदू ने सतगजी आजमगढ़िया लहंगा और गोरखपुरी टिकुली के साथ स्टेज पर जब पहला फेरा लिया तो नाच देखने वालों के दिल समियाने के चारों ओर बधे कनात से टकराने लगे थे। नंदू ने अपने जीवन के उस पहले और बेमिसाल परफॉर्मेंस के आखिर में जब इन्हीं लोगों ने ले लिन्ना दुपट्टा मेरा गाया तो स्वयं राम उजागिर बाबू स्टेज पर आ गए थे। उन्होंने अपनी गोपालगंज वाली पाही
नंदू के नाम करने की घोषणा की। साथ ही नंदू का नाम मीना कुमारी रख दिया। लोग जान गए थे कि राम उजागिर बाबू आज होश में नहीं है। नंदू के नाम के साथ ही उस नाच पार्टी का नाम भी मीना कुमारी नाच पार्टी हो गया। लोग अपने घर के शादी ब्याह में मीना कुमारी का नाच कराने में अपना शान मानने लगे थे। उन दिनों न जाने कितनों ने अपनी मुराद पूरी होने पर काली माई बरम बाबा के स्थान पर मीना कुमारी का नाच कराने की मनौती मांगी थी। समय के साथ नंदू की शोहरत और समृद्धि बढ़ती गई। कई पीढ़ियों की दरिद्रता दूर हो रही थी। नाच के डेढ़दार की बेटी से उनकी शादी हुई। अपनी ही शादी में वे पहले जी भर कर नाचे, फिर जाकर फेरे लिए। समय के साथ उनका घर 2 बेटों और 1 बेटी से भर गया। नंदू के मीना कुमारी नाच पार्टी का रुतबा बढ़ता ही जा रहा था। लोग बताते हैं कि एक बार राम उजागिर बाबू ने एक बड़े नेता को प्रसन्न करने के लिए पटना हवाई अड्डे पर नंदू का नाच कराया था, जिसके एवज में राम उजागिर बाबू को एमएलए का टिकट मिला था। अब नंदू बहुत व्यस्त रहने लगे थे। नाच ही उनके लिए सब कुछ था। बच्चे बड़े हुए, दोनों बेटों की शादी हुई। वे इनमें मेहमान के तौर पर ही शामिल हुए। वैसे यदि वे याद करें तो उन्हें मुश्किल से ये बात याद आएगी कि जब उनके बाबूजी गुजरे थे तो वे बलरामपुर में नाच रहे थे। जब माई की मृत्यु हो रही थी उस समय सुल्तानपुर के बड़ा गांव के दिग्गज वकील वीरेंद्र बहादुर सिंह के घर सोहर गा रहे थे। और जब उनकी पत्नी उनके जीवन से जा रही थी तब वे बगहा में सांसद जी के बहू के स्वागत में बधाई गा रहे थे। नंदू का बड़ा बेटा जग्गी नंदू के ही रुपये को पानी की तरह बहाकर जिला पंचायत सदस्य और छोटा बेटा सत्तू ग्राम प्रधान बन गया था। बेटों की सामाजिक हैसियत बदल गई। अब उन्हें नंदू का नाचना गाना अच्छा नहीं लगता था। वे नचनिया का बेटा कहा जाना पसंद नहीं करते। इसके लिए वे कई बार नंदू को समझा चुके थे। वे बेटों की गाली गलौज सुनते और नाचते रहते। परेशान होकर बेटों ने उन्हें उनके ही बनाए घर से बाहर निकाल दिया। बिना किसी शिकवा शिकायत के नंदू गांव के बाहर बगीचे में झोपड़ा बनाकर रहने लगे। वहीं से नाच का शौक़ पूरा करते। नाच की ही कमाई से 3 गांवों में पाही बनाई, एक बड़ा घर बनाया, दरवाजे पर ट्रैक्टर, टाली, स्कॉर्पियो खड़ा किया और सब कुछ छोड़ दिया जैसे कुछ था ही नहीं। अब बस एक साध रह गई थी कि बिटिया का ब्याह हो जाए, फिर आखिरी दम तक नाचते गाते रहें। लड़कों का ब्याह तो नंदू के धन दौलत के बल पर हो गया, पर लड़की के ब्याह में नंदू का नचनिया होना बाधा बन गया। यही वो बात थी जिसने बेटों की नज़रों में नंदू को सांप बना दिया था। नंदू को अपने सम्मान पर कलंक मानते हुए दोनों बेटे अब अक्सर उन पर अपना गुस्सा उतारते रहते थे। नंदू भी समझ नहीं पा रहे थे कि न जाने कितने लोगों की बेटियों के ब्याह में वे नाचते रहे, पर उनकी ही बेटी के ब्याह में उनका नचनिया होना बाधा कैसे हो गया। जग्गी तो अब गुस्से में नंदू पर हाथ ही उठाने लगा था। नंदू चुपचाप मार खाते और अकेले पड़ने पर रोते। अब स्टेज पर वे अपनी बेटी के ब्याह के लिए तपस्या करते तो लोगों को लगता कि नंदू नाच रहे हैं। बेटी के सुख के लिए दुआ करते तो लोगों को लगता कि नंदू पाठ खेल रहे हैं। अपनी बेटी के दुख में रोते तो लोगों को लगता नंदू गा रहे हैं। बेटी के ब्याह की बात कहीं नहीं बन पा रही थी। नंदू के बेटों ने उनसे अपने सारे संबंध तोड़ लिए। अब नंदू बहुत अकेले पड़ गए थे। किसी तरह जग्गी ने पड़ोस के ज़िले में अपनी बहन की शादी की बात चलाई। उसने लड़के वालों से बताया कि लड़की के माँ बाप दोनों मर चुके हैं। लड़के वाले बिना माँ बाप की लड़की और कुछ रुपए की माया से तैयार हो गए शादी के लिए। शादी की बात कर लड़के सीधे नंदू के झोपड़े पे आए। जग्गी ने सख्त लहजे में समझाया कि तुम्हें इस शादी से कोई मतलब नहीं रखना है। लड़के वालों को सब बता दिया गया है कि लड़की के माँ बाप दोनों मर चुके हैं। नंदू चकरा गए। वे सिर्फ इतना बोल पाए, लेकिन हम तो जिंदा हैं। बस छोटे बेटे ने लपक कर उनका गर्दन पकड़ लिया। तुम मरोगे, लेकिन हम सबको मार कर। नंदू के गले से गों गों की आवाज़ आ रही थी। सत्तू गुस्से में था। चाहते क्या हो तुम? लड़की सारी उम्र कुंवारी बैठी रहे। नचनिया का बेटा बनकर तो हम जी रहे हैं, पर नचनिया की बेटी से कोई ब्याह नहीं करना चाहता। यह कहते हुए छोटे ने नंदू के पेट में इतनी ज़ोर से लात मारी कि नंदू वही कराते हुए दुहरे हो गए। आज बहुत दिनों बाद नंदू को अपने माई बाप की बहुत याद आ रही थी। जग्गी ने
नंदू को घसीटते हुए उनके झोपड़े से बाहर कर दिया। फिर नाच का एक एक सामान झोपड़े के बीच में रखा। नाल, नगाड़ा, हारमोनियम, नाच के पर्दे, कपड़े, सब कुछ। और अंत में नंदू का वह मेकअप बॉक्स जिसकी जादू से नंदू मीना कुमारी बन जाते थे, उसको भी उठाया और बीच में रख दिया। ये सारा सामान इकट्ठा करके जग्गी ने झोपड़े में आग लगा दिया। नंदू चेतना शून्य होकर देख रहे थे। वे अपनी जिंदगी की एक एक आस को राख में बदलते हुए देख रहे थे। इसके बाद किसी ने नंदू को नाचते गाते तो क्या, बोलते भी नहीं देखा। लोगों के जेहन में अब मीना कुमारी नाच पार्टी की सिर्फ बातें ही रह गई थी। कुछ दिनों बाद लड़के वालों के घर बरीक्षा की शानदार तैयारी हो गई। जलपान के बाद बरीक्षा का कार्यक्रम शुरू हुआ। मंत्रोच्चार के बीच जैसे ही जग्गी ने अपनी बहन के लिए पसंद किए गए लड़के को तिलक लगाने के लिए उठा, वैसे ही लड़के के दादा ने उसे टोका, अभी रुकिए, पहले आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। जग्गी घबरा गया। लेन देन की सारी बात तो हो ही चुकी थी, अब कैसी शर्त? दादा ने कहा, मेरा यह इकलौता पोता है, इसके जन्म पर इसकी दादी ने एक मन्नत मांगी थी। आज दादी इसकी नहीं है, पर वो मन्नत बना हुआ है। पहले उसे आप पूरा करने का वचन दीजिए, तभी ये शादी हो पाएगी। जग्गी अपने रुतबे और पैसे के गुरूर में बोला, दादा आप शर्त बताइए। दादा ने पूरे अभिमान के साथ कहा कि शर्त यह है कि मेरे पोते की शादी में मीना कुमारी का ही नाच होना चाहिए। धन्यवाद। आज हमने श्री प्रकाश मिश्र जी और आशुतोष जी की दो कहानियां सुनी, और ये दोनों ही कहानियां अलग अलग भावभूमि पर हैं। अपनी कथा शैली, अपने कहन की शैली और भाषा की वजह से इनका एक विशेष स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि साहित्य प्रेमियों को ये रचनाएं पसंद आएंगी। मैं श्री प्रकाश जी और आशुतोष जी का साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, अपनी कहानियां साझा की। मैं पुनः अकादमी की ओर से आप दोनों ही रचनाकारों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।